पवन खेरा एक गंदू आदमी है। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। नमस्कार। मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन में जश्न में पवन खेड़ा का भव्य स्वागत पर अभिषेक मनु सिंघवी अभिभूत। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव परिणाम से ठीक पहले ऐसी कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट आ गई जो कांग्रेस जश्न में डूब गई। सच ये है कि कांग्रेस जीत के जश्न में नहीं, सीख के जश्न में डूबी है। ये पहली सीख है जिसे कांग्रेस ने मोदी से सीखी है। हर बात को वाह से जोड़ देने की सीख। मोदी जी यही तो करते आ रहे हैं। 2019 में बहुमत में आए तो जश्न, और 2024 में अल्पतम में पहुंच गए तब भी जश्न। बीजेपी मुख्यालय पर मोदी ने जमकर मनाया जश्न। कांग्रेस मोदी के इसी नक्शे कदम पर चलते हुए प्रवक्ता पवन खेड़ा के स्वागत का जश्न मना रही है। एक जो राहत मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की ताकत है। आज 75 साल से ऊपर हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन जब भी कोई साधारण नागरिक सरकारों के दमन के आगे कमज़ोर महसूस करे, असहाय महसूस करे, तब यही बाबा साहब अंबेडकर का संविधान उसकी रक्षा में ज़रूर आता है। मेरी रक्षा में भी आया। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दमनकारी सरकारों के खिलाफ एक निर्णायक मैंडेट आने वाला है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, लगातार हम लोग सब सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर, और चुनाव आयोग की कान पे जूं नहीं रेंगती। कभी जवाब देना भी उचित नहीं समझते। वो घमंड के घोड़े पे सवार। जब भी कोई सवाल उठाए, चुनाव आयोग का और सरकार का एक कर्तव्य है कि उन सवालों का जवाब दे। अब आपका सवाल होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जमानत ही तो मिली है, असम की सत्ता थोड़े मिल गई है। अरे भाई, इसमें मोरल साइंस है। यह साइंस अभी तक केवल बीजेपी और मोदी जी के पास था। अब कांग्रेस ने भी मोरल साइंस पर रिसर्च शुरू कर दिया है। अभी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केवल खड़ी दिखती थी, अब कार्यकर्ताओं को साथ खड़े होने का एहसास भी करा रही है। अगर मेरी बात पर आपके विश्वास को रत्ती भर तवज्जो नहीं मिल रही है तो अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लीजिए। एक बहुत घनिष्ठ, आत्मीय, आंतरिक मीटिंग थी। मजाक के साथ, हंसी के साथ, कई चुटकुले सुनाने के साथ, और बहुत ही इसमें वार्मथ थी, बहुत प्यार था। मेरे को बहुत ये स्पेशल, विशेष ओकेजन लगा। मेरे को फेलिसिटेट किया। मैंने कहा कि मेरे को स्पीचलेस किया आपने, इतनी वार्म दिखा के। पवन खेड़ा जी का स्वागत किया और हमने सब किस्से कहानियाँ सुनाई इस पूरी यात्रा की, पवन खेड़ा जी के पिछली बार वाले केस से लेके इस केस तक। और मैं समझता हूँ कि इससे एक बॉन्डिंग जो होती है, और ये विशेष मीटिंग इसलिए भी थी कि इसमें एक मीडिया डिपार्टमेंट भी था, एक कानून डिपार्टमेंट, दोनों की मिश्रण था। दोनों डिपार्टमेंट से मैं बहुत आत्मीय रूप से कई दशकों से जुड़ा हुआ हूँ, और इससे जो बॉन्डिंग होती है, इससे जो भावनाएं उजागर होती है कि पार्टी आपके साथ है, मुद्दों में आप खड़े हैं, आप लड़ रहे हैं, आप याद दिला रहे हैं उस सिद्धांत के, कितना भी ऊंचा व्यक्ति हो, कानून उसके ऊपर होता है। ये सब बातों से एक सुदृढ़ होती है ये पूरी घनिष्ठता, और एक मजबूत होता है पूरा सिस्टम, दोनों डिपार्टमेंट्स, सभी लोग। तो मैं बहुत हर्षित हूँ कि ऐसा एक प्रोग्राम रखा। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी, इसमें जैसा मैंने कहा घनिष्ठता की बात थी। अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिश्व शर्मा खुद की और दिल्ली की सत्ता के बल पर खुद मुख्तार बन गए थे। भूल गए थे कि वह देश के संसदीय पद पर बैठकर न केवल गाली दे रहे हैं, बल्कि यह भी गलती कर रहे हैं
कि यह देश संविधान से चलता है और किसे जेल में कब तक रखना है यह मुख्यमंत्री नहीं, संविधान तय करता है। संविधान के दायरे में देश की कोर्ट तय करती है। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? कौन सा ये पवन खेरा है? पाताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, इसको ठीक से पेलूं। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण आसाम का जेल में ही कटेगा। कहूंगा मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल आप हारे कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है, तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है जो सैकड़ों बार, कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई सब जुडिस रूल का मुद्दा नहीं है, ये निर्णय आ गया है, हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीमाओं के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं कोई दावे कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में ये कहानी शुरू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख के बाद। उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर उच्चतम न्यायालय आई, वहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजा गया, और आज अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में, हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया, और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक, गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है, वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है, तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है,
समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है। वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं। और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए।